दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वह भी अप्रैल का महीना था, यह भी अप्रैल का महीना है। एक बरस का वक्त बीत गया और उस अप्रैल को याद कीजिएगा तो हो सकता है आपके सामने एक घना अंधेरा छा जाए। लेकिन उस दौर को याद करते वक्त आपके जहन में एक सवाल बार बार कौंधेगा कि कहीं ना कहीं एक अंधियारे के बीच एक टिमटिमाती हुई उम्मीद की रोशनी लगातार चल रही थी। जबकि हम जानते थे कि 2020 के अप्रैल के महीने में इस देश के भीतर के सरकारी अस्पतालों की स्थिति जर्जर है। प्राइवेट अस्पताल लूटने में लगे रहते हैं। इस देश के भीतर में राशन की दुकानों के अलावे अनाज कैसे मिलेगा गरीब नहीं जानता था। सरकार पैकेज के जरिए जो भी मुहैया कराएगी वह सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। रोजगार छीनते चले जाएंगे तो या तो बचत का पैसा काम आएगा या फिर भविष्य निधि यानी पीएफ का पैसा निकाल कर जिंदा रह जाएंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में स्थितियां अनुकूल हो जाएगी। लेकिन अब वह अप्रैल नहीं, ये अप्रैल है। उस अप्रैल और इस अप्रैल के बीच में एक बड़ा हिस्सा इस देश ने अपने तरीके से जिया है, जिसे बेरोजगारी के जरिए, जिसे प्रवासी मजदूरों के दर्द के जरिए, जिसे अस्पतालों पर दिए जाने वाले खर्च के जरिए और तो और इस देश के किसानों के जरिए भी इस देश ने इसी दौर में बहुत कुछ महसूस किया। हमें लगता है अब उस अप्रैल को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, भूलना भी चाहिए। अब आपके सामने एक नया अप्रैल का महीना खड़ा है। इस दौर की स्थितियां और जटिल हो गई, अंधेरा कहीं ज्यादा गहरा गया है। स्थितियां नाजुक इसलिए है क्योंकि उस वक्त उम्मीद कहीं थी कि शायद आने वाले वक्त में स्थितियां बेहतर हो जाएगी। लेकिन इस अप्रैल के महीने में राज्य केंद्र से वैक्सीन को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के बीच आईसीयू और ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर और बेड को लेकर वैसी ही मारामारी नहीं, उससे ज्यादा विकट स्थिति हो गई है। इस दौर में जिसके पास पैसा है उसने हेल्थ इंश्योरेंस में खूब पैसा लगाया है और उसकी तादाद बढ़ती चली गई है। जो पैसे से पैसा बनाना जानते हैं उनका नेटवर्थ 100% से ज्यादा बढ़ते चला गया है और उनकी ताकत इस देश के भीतर में बढ़ती चली गई। लेकिन जो गरीब है, मजदूर है, जो रोजगार के बगैर जीवित रह नहीं सकता है, उस वक्त पहली बार देश के सामने विकट स्थिति आई थी तो हर कोई कांधे से कांधा मिलाकर चल रहा था, चाहे सभी मुश्किल में क्यों ना थे। लेकिन इस वक्त कोई कांधे से कांधा मिलाकर नहीं चल रहा है और स्थितियां कहीं ज्यादा विकट हो चली है। आज की बात शुरू कहां से की जाए? इस बात से की जाए कि बीते 3 दिनों के भीतर 1 लाख से ज्यादा कोविड पॉजिटिव केस इस देश के सामने आए हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। या इस बात से शुरू की जाए कि शमशान घाटों में फिर से शवों को जलाने के लिए जो कतार लगी है, या फिर एक ही जगह दर्जन भर लोगों के शव जलाए जा रहे हैं या गाड़े जा रहे हैं। स्थितियां वाकई विकट इतनी हो गई है क्या? हमें लगता है कि आज उपलब्धियों और दर्द के बीच टहलने की कोशिश कीजिए और जरा इस बात का इल्म आपको होना चाहिए, वाकई इस देश को चला कौन रहा है और जो चला रहा है वो जान पा रहा है इस देश का सच क्या है। क्योंकि इस सफर पर चलने से पहले आपके जहन में 2-3 बात अंतर्राष्ट्रीय तौर पर साफ होनी चाहिए। भारत में सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से जुड़े मजदूर भी हैं और वह मजदूर सबसे गरीब हैं, यह भी आंकड़ा है। वर्ल्ड बैंक कहता है 40 करोड़ मजदूर इस देश में जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से जुड़े हैं, असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं, वह गरीब हैं। दूसरी तरफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि उस अप्रैल के महीने से लेकर सितंबर के महीने तक तकरीबन 13 करोड़ 90 लाख जो प्रवासी मजदूर हैं, चाहे वो जिला छोड़कर दूसरे जिले में हो या राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में काम कर रहे हो, उनके बीच एक हलचल महसूस शुरू हुई और उनकी स्थितियां नाजुक होती चली गई। 27% के सामने वाकई यह संकट आया कि राशन का अनाज भी उन तक नहीं पहुंचा। अभी कोई पैकेज का ऐलान इस देश में हुआ नहीं है कि अब अगर लॉकडाउन की स्थिति आ जाएगी तो क्या होगा। लेकिन यह दौर इसलिए नायाब है क्योंकि इस अप्रैल के महीने में अलग अलग परिभाषाएं गढ़ी जा रही है। केंद्र कहता है वैक्सीन पूरी है, राज्य कहते हैं हमारे पास किल्लत है। कोई कहता है कि यहां पर कोरोना नहीं आएगा क्योंकि चुनाव है, दूसरी तरफ कहते हैं यहां कोरोना आ जाएगा क्योंकि यहां स्कूल कॉलेज चल रहे हैं। इतना ही नहीं, नाइट कर्फ्यू की परिभाषा भी बदल गई। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का मतलब शाम 6 बजे से शुरू हो जाता है और सुबह 6 बजे तक लागू रहता है।
दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का मतलब रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक है, लेकिन एनसीआर में जैसे ही आप नोएडा में आएंगे, गाजियाबाद में आएंगे, तो यह 1 घंटे पहले से शुरू हो जाता है, यानी 9 बजे से शुरू हो जाएगा सुबह 6 बजे तक। नाइट कर्फ्यू की परिभाषा भी राज्यों ने अपने तरीके से गढ़ ली। यानी कोरोना बीमारी ना तो राज्य की इकोनॉमी से जुड़ी है, ना इस देश की उस समुदाय या संप्रदाय से जुड़ी है जो ताकतवर है या जो गरीब है, लेकिन मान लिया गया है परिभाषाएं हमको अपने अनुकूल गढ़नी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, इस देश की तमाम राजनीतिक सत्ताएं भी इस देश की उस इकोनॉमी से चलती है जिस इकोनॉमी में टैक्स का हिस्सा सबसे बड़ा होता है, यानी जनता की भागीदारी सबसे बड़ी होती है। यह एक बेसिक लाइन है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए कि इस लॉकडाउन में किसे फायदा हो जाता है, और अब अप्रैल के महीने की स्थिति जब विकट हो रही है तो किसके सामने कितनी मुश्किल है और उसकी कितनी बड़ी तादाद है। प्रवासी मजदूरों में उत्तर प्रदेश के लगभग 32.5 लाख, बिहार के लगभग 15 लाख, पश्चिम बंगाल के लगभग 14 लाख, राजस्थान के लगभग 13 लाख, मध्य प्रदेश के लगभग 8 लाख, इस देश भर के भीतर में 1,14,00,000 के भीतर में हलचल शुरू हो चली है, जो अलग अलग जगहों पर काम करते हैं। इसको अगर इस सिलसिले को समझें, जो सबसे ज्यादा प्रभावित जो मुंबई का इलाका है, महाराष्ट्र में पुणे का इलाका है, नागपुर का इलाका है, इन इलाकों की तस्वीरों को जरा देखेंगे जब आप, तो यहां पर शाम 6 बजे के बाद से जैसे पुणे में बंद कर दिया गया, ज्वेलर्स की दुकान बंद कर दी गई, होलसेल मार्केट बंद कर दिया गया, रिटेलर्स की दुकान बंद कर दी गई, जिम बंद हो गए, होटल्स बंद हो गए, मॉल्स बंद हो गए, तमाम बिजनेस इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए, और जो पुणे से आंकड़ा निकल कर आया, तकरीबन 12 लाख लोग बेरोजगार हो गए। कंपनी वाले भी अब आश्रय या पैसा दे पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इस दौर में उन्होंने बहुत भोगा है, और जो भोगा है उसका मतलब यह है कि उन्हें चाहे लाभ ना हुआ हो, लेकिन चाहे घाटा भी ना हुआ हो, लेकिन स्थितियां उनकी विकट होती चली जा रही है। और लगभग 35,000 ट्रेडर सिर्फ पुणे के वो प्रभावित हुए हैं। जो इंप्लॉइज हैं, व्हाइट कॉलर इंप्लॉइज कहते हैं, उनकी संख्या लगभग 2.5 लाख है, जो सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। चूंकि महाराष्ट्र का योगदान भारत की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा है, और अगर वहां की स्थिति विकट हो रही है तो फिर देश की स्थिति कैसे विकट होगी, महाराष्ट्र के जरिए सबसे पहले समझ लीजिए। महाराष्ट्र में बीचेस बंद हैं, गार्डन्स बंद हैं, सारी दुकानें बंद हैं, मार्केट बंद है, मॉल बंद है, रोड साइड के जो फूड वेंडर्स होते हैं उनको हटा दिया गया है, रेस्तरा बंद कर दिया गया है, बार बंद कर दिया गया है, सिनेमा घर बंद है, अम्यूजमेंट पार्क बंद है, जो ब्यूटी पार्लर है, स्पा है, सैलून है, सब बंद है, और तमाम तरह के फंक्शंस पर भी रोक लगा दी गई है। और जो खास तौर से मुंबई और उसके किनारे का इलाका जो है, जैसे दिल्ली में दिल्ली एनसीआर है, वैसे वहां पर एमएमआर है, वो सारी स्थितियों को अगर जोड़ना शुरू करेंगे तो तकरीबन 50 लाख लोग सीधे सीधे ऐसे प्रभावित हो रहे हैं कि उनके लिए अभी सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई अनाज देने की व्यवस्था नहीं है, और वो लगातार आपको बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर लगातार नजर आएंगे, और उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। लॉकडाउन होगा नहीं होगा, कौन सी परिस्थिति है, इकोनॉमी डामाडोल हो रही है, राज्य सरकारें कह रही हैं अगर लॉकडाउन कर देंगे तो राज्य सरकार को सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या माना जाए कि इस देश के भीतर में बीते अप्रैल से अभी तक के अप्रैल के बीच में कुछ भी नहीं सोचा गया। देश के 1000 सरकारी अस्पतालों में अभी भी आईसीयू बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर मारामारी है। किट की स्थिति और बिगड़ गई है जो पहना जाता है। हां, इस दौर में जरूर मास्क और हाथ धोने का साबुन जो था उसका बिजनेस छिटपुट तरीके से लोगों की जिंदगी का हिस्सा जरूर बन गया। लेकिन सवाल है कि देश चला कौन रहा है, और जो चला रहा है वो जानता इन स्थितियों को। क्योंकि सिर्फ महाराष्ट्र की स्थिति का अगर जिक्र करें तो भारत की जो जीडीपी है उसमें तकरीबन 14% का, 13.9% का योगदान सिर्फ महाराष्ट्र का होता है। जो मजदूरों की तादाद है, अब वहां पर जो लॉकडाउन की स्थिति महाराष्ट्र की होने जा रही है और जो परिस्थितियों को भोग रहे हैं, पूरे देश के भीतर में अगर 100 मजदूर हैं तो 10 मजदूर महाराष्ट्र के ही हैं। अगर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो अप्रूव किए गए हैं वो अगर पूरे देश को जोड़िएगा तो उसमें से 18 प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के ही हैं। जो बिजली की खपत होती है, जो भारत की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है, उसका 13% खपत जो है सिर्फ महाराष्ट्र में है। जो गाड़ियां भी बिकती है वह भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 10% बिकती है। जो फैशन के ब्रांड चलते हैं ना, जो 5 सितारा जिंदगी में चकाचौंध ले आते हैं, उसके भीतर का भी सच यह है कि लगभग 25% फैशन ब्रांडिंग मुंबई से ही निकलती है।
और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान है, होम एप्लीकेंसेस हैं, यह भी लगभग 18 से 20% सिर्फ महाराष्ट्र में है। स्मार्टफोन लगभग 10% सिर्फ महाराष्ट्र के आते हैं। हम इन बातों का आपसे जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र के जो 3-4 इलाकों को अगर आप पकड़िए जहां पर सबसे ज्यादा चीजें प्रभावित हुई हैं, उसमें है मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक और नागपुर। पूरे महाराष्ट्र के भीतर में लगभग जो कोविड के केसेस हैं इन 5 जगहों पर 66% है और इकोनॉमी पर यह प्रभाव 56% की स्थिति में डालने की स्थिति में आ गए। अब इसको जब देश में आप कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 13-14% देश की इकोनॉमी को भी प्रभावित कर दिया। इसका मतलब यह है कि अगर महामारी फैल रही है और जिस स्ट्रेन का जिक्र बार बार हो रहा है कि यह बेहद खतरनाक है और वैक्सीन आपको इम्यूनिटी बढ़ाती है और इम्यूनिटी बढ़ाने के बाद आप इस स्ट्रेन से अभी भी आप इससे प्रभावित हो सकते हैं, तो इससे बचने के उपाय हमारे पास क्या होंगे। यानी एक तरफ ऐसी स्थिति आ गई है जहां पर लॉकडाउन हुआ तो मरा मजदूर। नागपुर जैसी जगह में, इतवारी के इलाके में कल भीड़ लग गई, लोग जमा हो गए विरोध करने के लिए कि हम जिंदा कैसे रहेंगे, हमारे पास भोजन की व्यवस्था नहीं है। क्या सरकार भोजन दे पाने की स्थिति में है? नागपुर जैसी जगह में जहां पर आरएसएस का हेडक्वार्टर है और जो अपने तौर पर कैपिटा इनकम के लिहाज से महाराष्ट्र के भीतर में 5वें नंबर पर आता है, क्या यह हो पाएगा? जब वहां की स्थिति है तो अब आप देश के भीतर जब झांकना शुरू करेंगे तो देश के भीतर का सच जब निकल कर आपके सामने आएगा तो इसके समानांतर कुछ चीजों को और ध्यान दीजिए। जिनके पास पैसा है, जो घर बैठकर पैसे से सामान मंगा सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ई कॉमर्स। इस दौर में ई कॉमर्स खूब फला फूला। जब कोरोना नहीं आया था उस पीरियड में भारत में ई कॉमर्स के जरिए तकरीबन 28 बिलियन डॉलर, 28 से 30 बिलियन डॉलर ई कॉमर्स के जरिए बिजनेस होता था। आज की तारीख में 2020 के दिसंबर का आंकड़ा जब निकल कर आया, पता चला 42 बिलियन बढ़ गया, 42 बिलियन हो गया, यानी लगभग 14 बिलियन बढ़ गया। 14 बिलियन डॉलर इतना सिर्फ ई कॉमर्स में बढ़ गया। दूसरी स्थिति हो गई कि भारत के भीतर में ई कॉमर्स का ओवरऑल बिजनेस का 1 या 2% होता था, जो अब बढ़ते बढ़ते 7% तक चला गया, 7%। हालांकि चाइना में यह बहुत बड़ा है, 31% है, अमेरिका में लगभग 15% है, लेकिन भारत में फिर भी 7% तक यह आ गया है। पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति, इस दौर में कंपनियों ने अपने आप को दिवालिया घोषित करना शुरू कर दिया क्योंकि सारी चीजें ठप है, लोगों के पास पैसा नहीं है, इंडस्ट्री चल नहीं पा रही है। तो सरकार ने जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्ट बोर्ड बनाया था, जिसको हम लोग IBBI कहते हैं, इसमें होता था कि 270 दिनों के भीतर में चीजों का निपटारा हो जाना चाहिए था। लेकिन जानकर हैरत होगी कि इस दौर में सरकार संभली नहीं और उसकी तादाद इस रूप में बढ़ती चली गई कि जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी संख्या लगभग 86% है। 2016 में यह खोला गया था और जब खोला गया था उस समय से लेकर आज तक लगभग 4139 कंपनियों ने इस देश में इसके मार्फत खुद को दिवालिया घोषित किया। धीरे धीरे 2016 में चीजें संभली, 2017 में समझी, 2018 में संभली, 2019 में संभली। 2019 के बाद जैसे ही कोरोना शुरू हुआ 1717 मामले अटक गए और आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इसमें से 1717 में से 1481 मामले अटके पड़े हैं। सारी चीजें ठप पड़ी है, इकोनॉमी ठप पड़ी है, इकोनॉमी लगातार सिकुड़ती चली जा रही है। और सिकुड़ने का मतलब यह होता है कि यह माना जाता है कि जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स होता है, अगर वो 50% के ऊपर है तो इसका मतलब है आपकी इकोनॉमी सिकुड़ रही है। और फरवरी के महीने में यह इंडेक्स था 57.5, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हम आपको जोड़ के बता रहे हैं। मार्च के महीने में यह 55.4% था। एवरेज निकालिएगा तो 53.6, यानी हमारी इकोनॉमी सिकुड़ रही है। अब यहां से एक अगला सवाल शुरू होता है कि अगर यह सब हो रहा था तो सरकार का काम कैसे चल रहा था? सरकार का काम बड़े शानदार तरीके से चलता है। सरकार ने क्या किया, अगर ध्यान दीजिए तो भारत की इकोनॉमी डगमगाते हुए खुले तौर पर जनता के सामने जब निकल कर आई तो वह इलेक्शन ईयर था 2018-19। आप मानकर चलिए 2018-19 और 2019-20, सिर्फ इन 2 सालों में भारत सरकार को रिजर्व बैंक ने या भारत सरकार ने रिजर्व बैंक से लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए ले लिए, जो कि कानूनन ले नहीं सकती थी, लेकिन कानून ही बदल दिया तो ले सकती है। हालांकि इस 5 वर्ष के भीतर में लगभग 3,80,000 करोड़ रुपए लिए गए हैं, लेकिन
2 लाख करोड़ रुपए इसी 2 साल में लिए गए, और कोरोना ईयर्स के भीतर में जो लगभग 57,128 करोड़ लिया गया। यह एक स्थिति है। दूसरी स्थिति, आपके जहन में तुरंत एक सवाल आना चाहिए, तो पैसा आरबीआई से लिया जा रहा है, इंडस्ट्री चल नहीं पा रही है, फिर भी इस देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रईस इस दौर में कैसे हो गए? मजदूरों के सामने संकट है, राज्यों के सामने संकट है। यह भी है कि पैसे से कैसा पैसा बढ़ाते हुए नेटवर्थ कैसे बढ़ाई जाए। सरकार की इकोनॉमी डामाडोल है तो सरकार सब चीजों को मोनेटाइज करने निकल चुकी है, प्राइवेट सेक्टर को देने निकल चुकी है, पीएसयूज को बिक नहीं रहा है तो उसको मोनेटाइज करने की स्थिति में आ रही है, इतने शेयर्स इस रूप में दिए जाएंगे। उसका जो आंकड़ा निकल के आया, ये आपको जानकर यह भी रहना चाहिए, ये सिर्फ कोरोना साल के दौर में जब सब कुछ ठप था, सबसे ज्यादा किसका पैसा बढ़ा? अडानी ग्रुप का 487%। ये 487% ओवरऑल होता कितना है? यह तकरीबन होता है 7,84,000 करोड़। यह बढ़ गया। हालांकि सबसे ज्यादा टाटा का बढ़ा है, तकरीबन 18,15,000 करोड़। यह 99% ही है, लेकिन उसका बढ़ा है 487%। अंबानीज का भी 65% बढ़ा है, और उसको रकम में तब्दील कीजिएगा तो यह तकरीबन 12,66,000 करोड़ आता है। यह दरअसल मार्केट कैप है, यानी कुछ काम हो या नहीं हो, लेकिन आपका मार्केट कैप कैसे बढ़ता चला जा रहा है और इसमें कितने परसेंटेज का इजाफा हो रहा है, यह हम आपको बतला रहे हैं। तो टाटा है, अंबानी है, अडानी है, बजाज भी है। बजाज का 101% बढ़ा है, तकरीबन 6,15,000 करोड़। बिरला, कुमार मंगलम बिरला, लगभग 140% बढ़ा है, 4,41,000 करोड़। एशियन पेंट, घरों में लोग पेंट कराने लगे, घरों पर कामकाज पे ध्यान देने लगे, 61% उसमें भी इजाफा हो गया। तकरीबन एशियन पेंट्स में 2,51,000 करोड़ का उसके नेटवर्थ में इजाफा हुआ। महिंद्रा ग्रुप को भी 114% का इजाफा हुआ है नेटवर्थ, और मार्केट कैप देखिएगा तो 2.35 लाख करोड़, 2,35,000। और सबसे बड़ी बात है कि जो मार्केट कैप का जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, तो अगर आप स्टॉक मार्केट को देखना शुरू कीजिएगा तो टॉप मोस्ट में आपको अडानीज की कंपनी नजर आएगी। अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स। और सबसे इंटरेस्टिंग तो है जो टोटल गैस है अडानी का, उसमें 1,234% का इजाफा हुआ है इसी दौर में, जो 1 ईयर में चेंज आया है। यह एक स्थिति आपके सामने इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे ही हम मजदूरों का जिक्र करते हैं, एक सवाल आता है कि तब इस देश के रईसों का क्या आलम है। अब इसके ठीक समानांतर आ जाइए कि आरबीआई का कहना है, जो उसने एनएसओ डाटा सामने रखा है, कि इसी अप्रैल से उसका आर्गुमेंट था कि हमारी इकोनॉमी पटरी पर आ जाएगी। और जब यह एनालिसिस किया जा रहा था, तब इस बात का एनालिसिस नहीं हो पा रहा था कि क्या वाकई हम लोग को लॉकडाउन लगाना होगा या नहीं, क्राइसिस आएगी या नहीं आएगी। तो उसने जो बताना शुरू किया कि फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल से जून तक में जीडीपी में का ग्रोथ होगा 26.2%, जुलाई से सितंबर में यह घटेगा 8.3% होगा, अक्टूबर से दिसंबर में यह घटेगा 5.4%, जनवरी से मार्च में घसेगा और यह हो जाएगा 6.2%। ध्यान दीजिए, तो इसी अप्रैल से जून, इसी को 26.2% इन्होंने ग्रोथ बताया है। और पूरे साल को जब आप डिवाइड करके निकालिएगा तो लगभग 11.5%, लगभग 11.5% जीडीपी ग्रोथ आपको दिखाई देगा। लेकिन आज जब हम आपको इस अप्रैल के महीने में बात कर रहे हैं, तो फिर सवाल वही आता है, मजदूरों को रोजगार नहीं, इंडस्ट्री में सामान नहीं बिक रहा है, मार्केट के भीतर लोग नहीं जा पा रहे हैं, सारी चीजें ठप पड़ी हुई है। जो भी आप पब्लिक एरिया में जाते हैं तो शाम के बाद जब आप नाइट कर्फ्यू की दिशा में आते हैं, और नाइट कर्फ्यू की परिभाषा कहीं पर शाम 6 बजे से, कहीं 9 बजे से, कहीं 10 बजे से शुरू होती है, तो वो सारे लोग शिफ्ट हो जाएंगे मॉर्निंग में, सब सुबह में काम करने लगेंगे। और सुबह के दौर में मार्केट के भीतर की भीड़, सड़क के ऊपर की भीड़, इन सारी परिस्थितियों से निपटने का कौन सा रास्ता होगा, किसी को नहीं पता है। यानी महामारी से कैसे बचा जाए और कोरोना का नया स्ट्रेन जो आया उससे कैसे बचा जाए, कोई समझ इस रूप में काम नहीं कर पा रही है कि दरअसल इससे सामना किया जाए तो कैसे किया जाए। अपनी अपनी सहूलियतें, और सहूलियतें का मतलब है सरकार के पास पैसा आते रहना चाहिए, वह नहीं रुकना चाहिए। वह रुक जाएगा तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। और इस दौर में जो इलेक्शन स्टेट थे उसमें भी, जैसे तमिलनाडु था, तमिलनाडु में कोरोना आया और स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, लेकिन रैलियां बंद नहीं हुई। पश्चिम बंगाल में आज की तारीख में सब कुछ खुला हुआ है, लेकिन उससे सटा हुआ झारखंड का इलाका या उड़ीसा का इलाका है, वहां चले जाइए, वहां बंद की स्थिति है।
और कोरोना के बारे में आज की तारीख में किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा, बोलेगा नहीं वो तो हवा में ट्रेवल करता है। तो हवा पर राज्य में बंदिशें लगी हैं क्या? ये कोई बताएगा कि उड़ीसा में है, झारखंड में है, बंगाल में नहीं होगा, असम में नहीं होगा, लेकिन उसके आगे मणिपुर में होगा, उसके आगे मेघालय में होगा, अरुणाचल में होगा। ये कौन सी परिस्थिति है? इसका मतलब है कि गंभीरता अभी भी नहीं आई है। ये पहली बात। दूसरी बात, इस दौर में सरकार ने मेडिकल के ऊपर कोई काम नहीं किया। जो भी आईसीयू या बेड या अस्पतालों की स्थिति थी वो और जर्जर हो गई। हां, जिनके पास पैसा था, जो अपर मिडिल क्लास है, स्थिति ये हो गई। आपको ये भी जानकर हैरत लगेगी कि लगभग जब ये सरकार सत्ता में आई थी उस वक्त भारत में जो लोगों का हेल्थ केयर जो प्रीमियम था, हेल्थ प्रीमियम दिया जाता था पूरा 2013-14 में, वह प्रीमियम था 15,600 करोड़। हेल्थ प्रीमियम जो आप लोग स्वास्थ्य के लिए दे देते हैं वह उस समय 15,600 करोड़ 2013-14 में। लेकिन आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं 2021 के अप्रैल के महीने में, अब आप सोचिए 15,600 करोड़ से कितना बड़ा होगा। क्योंकि सरकार कहती है हम तो स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, हम तो अस्पतालों पर ध्यान देते हैं, तो कितना बड़ा होगा? आपको जानकर हैरत होगी 15,600 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में अप्रैल के महीने में जब हम आपसे बात कर रहे हैं 52,900 करोड़ हेल्थ प्रीमियम इस देश की जनता देती है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। यह है इंश्योरेंस कंपनी का वर्चस्व, इस रूप में छाते चला गया। यानी 3 गुना से ज्यादा, 15,000 से बढ़कर 52,000 करोड़ तक इस देश की जनता का पैसा खर्च हो रहा है। और जैसे ही हम आपको 52,900 करोड़ बोल रहे हैं, आपको फिर यह जानकर हैरत होगी कि इस 52,900 करोड़ के हेल्थ प्रीमियम जो जनता देती है, भारत सरकार का बजट इस देश में हेल्थ को बढ़ाने के लिए इससे कम है। अब आप क्या करेंगे? बड़ी अजीबोगरीब और नाजुक परिस्थितियां हैं, क्योंकि जिस लिहाज से लगातार कोरोना की वजह से कारोबारियों ने अपना आंकड़ा दिया, उन्होंने कहा कि हमको लगभग 1,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। और यह सिर्फ 3-4 राज्यों के लोगों का कहना है। लेकिन जब हमने उस पीरियड में निकाला कि पूरे देश में क्या था और आज की तारीख में कारोबारियों पर कितना असर पड़ रहा है, तो इस देश के बारे में अभी जानकारी आ रही है। अभी का मतलब यह है कि लगभग 3 दिन पहले का यह आंकड़ा है जो हम आपको बता रहे हैं, 1,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। उस समय लगभग 32,000 करोड़ रुपए कोरोना की वजह से व्यापारियों का ठप होते चला गया था। लेकिन हमने कहा चीजें सुधारी, नहीं सुधारी। लॉकडाउन कहीं भी नहीं हुआ तब 1,000 था, लॉकडाउन की परिस्थितियां शुरू हुई है, अब यह बढ़ना शुरू होगा और 10,000 करोड़ तो एक झटके में छू लेगा। अब सवाल यह है कि इस अप्रैल के महीने से अप्रैल के महीने तक इस देश ने क्या सीखा? राशन पर निर्भर हो जाइए, मनरेगा में नौकरी कर लीजिए, पीएफ का पैसा निकाल लीजिए, घर की सारी बचत को खर्च करना सीख लीजिए, सफर करना बंद कर दीजिए, स्कूलों में पढ़ाई बंद कर दीजिए। और तो और जिस मिड डे मील की वजह से इस देश के लगभग 13.5 करोड़ बच्चे को खाना मिल जाता था, वह भी इस दौर में पूरे तरीके से बंद रहा। और उसका जब एनालिसिस हमने इस पूरे साल का किया तो पता चला कि 6 और 7% से ज्यादा एवरेज बन ही नहीं पाया। यह स्थिति इस देश के भीतर में मिड डे मील की है। अस्पतालों का स्तर जस का तस नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा जर्जर होता चला गया। और जब ये जर्जर की परिस्थितियां और डेवलप होती चली गई तो हमको लगता है कि आखिरी बात जो करनी चाहिए आपसे वो ये है, इस देश ने जब विभाजन देखा था तो 1,40,00,000 लोगों की आवाजाही इस सीमा से उस पार और उस पार से सीमा के इस पार हुई थी। लगभग मानकर चलिए 70-75 हजार लोगों की, इस लाख लोगों की इस पार से उस पार की स्थिति बनी थी, जो लगभग 1.5 करोड़ लोग थे। यानी 75 लाख अगर इधर से उधर गए तो उधर से इधर भी आए। उस समय जनसंख्या कम थी, लेकिन उस एवरेज को जब आप निकालना शुरू कीजिएगा तो लगभग 14 करोड़ लोगों की, प्रवासियों की तादाद इस देश के भीतर में है। और 3.5 करोड़ लोगों को इस बीच में 1 साल के भीतर में लोगों ने ट्रैवल करते हुए देखा। तो उसका दूसरा सच यह है, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा, यह ऐसे 5 राज्य हैं जहां पर सिमटी हुई है पूरी की पूरी इकोनॉमी और एक लिहाज से सारे मजदूरों का रोजगार। उसमें उत्तर प्रदेश का रोजगार है, बिहार का रोजगार है, मध्य प्रदेश का रोजगार है, झारखंड का रोजगार है, पश्चिम बंगाल का रोजगार है, असम का रोजगार है, उड़ीसा का रोजगार है। यह सबसे बड़ा रोजगार इन्हीं 5 राज्यों पर टिका हुआ है।
और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में आखिरी सवाल, बिहार के इलेक्शन भी आपने देखे, मध्य प्रदेश में सरकार का जाना और आना भी आपने देखा, और 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं यह भी आपने देख लिया। लेकिन आखिरी सच यह है कि इस देश के भीतर में जो आंकड़ों का खेल खेलते हुए बताया गया कि हमने लगभग 29 लाख करोड़ का पैकेज अलग अलग हिस्सों में दिया गया है सरकार की तरफ से, और जो 80 करोड़ लोगों के पास अनाज पहुंचना था उसकी जो कुल रकम सरकार के जरिए बताई गई, उस 80 करोड़ को आप 5 से गुना कर दीजिए। इतने लोगों को जो भोजन फ्री में इस देश में दिया जा सकता है, यानी 400 करोड़ लोगों को साल भर जो भोजन खिलाया जा सकता है, उतना पैसा इस इलेक्शन में स्वाहा हो गया। यह है इस देश का सच। आप कहां पर खड़ा होना चाहते हैं आप हो जाइए, लेकिन स्थितियां विकट इसलिए है क्योंकि इस अंधेरे के सामने उम्मीद की कोई किरण आपको प्रशासनिक या गवर्नेंस के जरिए नजर नहीं आएगी। मुश्किल सबसे बड़ी यह है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।